हेलो गाइस, तो आज हैं हम द निंजा सर के साथ। और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे, रेजिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के आपने क्वेश्चंस किए होंगे। और एनसीईआरटी में भी बहुत सारे इन्फिनिटी है, मेरे सामने इन्फिनिट ग्रिड है यहाँ पर, तो आपने एनसीईआरटी में भी कुछ इन्फिनिट रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन होंगे। मगर ये निंजा सर के क्वेश्चन है, इरेडोव से ये क्वेश्चन आया है, तो निंजा सर हमें ये क्वेश्चन कराएंगे। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, फिजिक्स के बारे में, एडवांस लेवल के बारे में। तो मैं भी ये क्वेश्चन सीख रहा हूँ सर से, आप भी सीखो, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स डू इट। सर प्लीज़ करवाइए, समझा दीजिए एक बार। तो बच्चों देखो, ये सवाल जो है, पहले तो आप कंफ्यूज मत हो, इससे मिलते जुलते थोड़ा सिंपल सवाल जो है बच्चे करते हैं, वो इनफाइनाइट लैडर के होते हैं। ओके, लैडर, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट लैडर बिल्कुल नहीं है, ये इनफाइनाइट ग्रिड है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक नई अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इस तरह की एक रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर वायर्स की एक ग्रिड दे रखी है, और 2 पॉइंट ए और बी जो है नेबरिंग नोड्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछी है। तो इसको जो है यहाँ से करंट आई और यहाँ से करंट आई निकले, तो आपको बतानी है कि इस पूरी ग्रिड के द्वारा कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होगी यदि हर पार्ट का जो ये ग्रिड का जो सेक्शन है उसकी रेजिस्टेंस हम इक्वल आर के बराबर माने तो। ये ग्रिड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। तो ए से यदि करंट आई एंटर करे और बी से करंट आई बाहर निकले, तो इस पूरी ग्रिड की रेजिस्टेंस जो है इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी होगी। तो ये जो है बिल्कुल जो है ऑफ जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। एक तरह से एक पार्क में जैसे नेट सा लगा हुआ होता है मेटल का, आपने उसके एक रॉड जैसा पार्ट लाइन सेगमेंट से ले लिया, एक सेगमेंट जो है उसमें आपने लगा दिया करंट, बिल्कुल, और अब आपको उसका पूरी ग्रिड का रेजिस्टेंस होगा उसमें, पूरी ग्रिड का इन्फिनिटी तक जाएगी करंट, और यहाँ से इन्फिनिटी तक आकर वापस सुपरपोजिशन यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जैसे हम 2 चार्जेस दे रखे हो, यदि तो क्या सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो अकेले इसकी वजह से होता है, जो अकेले इसकी वजह से होता है, दोनों का वेक्टर सम होगा। वैसे ही जो है यहाँ पे सिमेट्री आपको तब देखने को मिलेगी जब आप ये सोचोगे कि केवल करंट आ रहा है, जा नहीं रहा है, केवल करंट आ रहा है, तो हम सिमेट्री की बात कर पाएंगे कि ये जो आने वाला करंट है वो इन 4 पार्ट्स में आने के बाद इक्वली जा रहा होगा। वो केवल तभी सिमेट्री सोच पाएंगे जब हम करंट को निकलता हुआ नहीं मानेंगे। तो ये एक प्रिंसिपल होता है कि आप जो है सिमेट्री यदि दूसरे को हटा के देख पा रहे हो, तो 1 बाय 1 करके पहले करंट को केवल आता हुआ मान लो, और फिर देखो इस सर्किट में क्या हो रहा है, और फिर वैसा ही जो है उल्टा करंट को रिवर्स में फ्लो होता हुआ मान लो, और बी से निकलता हुआ मान लो। सर आप प्लीज एक बार सुपरपोजिशन जैसे सर्किट के अंदर एक बार बच्चों को हल्का सा समझा सकते हो, बच्चों के लिए? देखो बच्चों, 2 तरह की बातें हैं। एक तो होता है कि मल्टीपल सेल से सुपरपोजिशन सर्किट्स में। तो यदि आपको एक सेल दे रखा हो और एक और सेल दे रखा हो, तो एक सुपरपोजिशन तो सर्किट्स में सेल्स का होता है कि यदि इस ब्रांच में करंट हमें निकालनी है, तो सुपरपोजिशन के मेथड ये है कि भाई आप केवल इस सेल को कंसीडर कर लो, इसको शॉर्ट कर दो और इसके थ्रू करंट निकाल लो, फिर केवल इस सेल को ले लो, इसको शॉर्ट कर दो और इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट दूसरे की वजह से निकाल लो, और दोनों को प्लस कर दो, और दोनों को ऐड कर दो। सर ये है बड़ी चीज, बड़ी सरप्राइजिंग है सर, ये बड़ा तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है जेईई में पढ़ाया नहीं जाता है, बट ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैसे ही है जैसे कि हम मल्टीपल चार्जेस यदि होते हैं, Q1 है, Q2 है, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लिखते हैं, तो क्या होता है, सबका सुपरपोजिशन होता है। yes. तो वैसे ही आपको सोचना है कि यहाँ पे भी बेसिकली इलेक्ट्रोड जो है वो चार्जेस ही है, राइट। तो चार्जेस से हम जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड मान रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड मान रहे हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रोड्स का सर्किट पे क्या असर पड़ेगा, इन 2 इलेक्ट्रोड का सर्किट पे क्या असर पड़ेगा। वैसे ही है जैसे कि चार्जेस जो मल्टीपल होते हैं उनका किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में फर्क पड़ता है। सर इसको एनसीईआरटी में ये भी बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, मगर उस चीज को मतलब बस एक टॉपिक की तरह बस 5 मिनट में निपटा दिया जाता है, और उससे इरेडोव के क्वेश्चन हो सकते हैं, सोचिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखो कि सिमेट्री हमें तभी मिलेगी, इसमें लिखा हुआ है देखो, मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन। 2 चीजें देखनी है। तो सुपरपोजिशन तो हम कैसे लगाएंगे कि पहले हम एक का आती हुई करंट को सोचेंगे केवल, वो तो, और फिर केवल जाती हुई करंट सोचेंगे, तो वो लगाया हमने सुपरपोजिशन, दोनों की वजह से अलग अलग सोचेंगे।
और सिमेट्री कहाँ आती है? सिमेट्री ये हो रही है कि जब हम आती हो जाती हो दोनों करंट मानेंगे तो सर्किट में सिमेट्री नहीं रहेगी, है ना? क्योंकि जैसे ये लाइन होती है, यहाँ से फील्ड लाइन चलती है और यहाँ पे खत्म होती है, तो हम कहते हैं कि इस फील्ड लाइन को जो हम अलग अलग पॉइंट पे फील्ड जो है इसकी वजह से कितना है, इसकी वजह से कितना है, ये हम सिमेट्री जब होगी ना तब तो रेडियली बोल पाएंगे कि भाई इसकी वजह से रेडियली है, अगर ये अकेला होता तो, ये अकेला होता तो। मगर जब ये आ जाएगा तो फिर हम इस पॉइंट पे वैसी सिमेट्री नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी जो है जैसे डिफरेंट पॉइंट्स में हम बात करें कि भाई एक सॉलिड एंगल थीटा में कितनी फील्ड लाइन जाएगी, तो उसमें ये अकेला चार्ज होगा ना जब तो अपन कमेंट कर सकते हैं। मगर जब दूसरा चार्ज आ जाएगा तो उस थीटा के कोण में कितनी फील्ड लाइन जाएगी वो नहीं अपन कमेंट कर सकते, वो सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा चार्ज आ जाएगा तो आप इसके थीटा कोण के अंदर फील्ड लाइन कितनी जाएगी वो इसकी प्रेजेंस में कमेंट नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो वो सिमेट्री आप कब लगा सकते हो? जब ये नहीं है, तब अपन कह सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल में जितनी जा रही है तो ये ओमेगा सॉलिड एंगल में कितनी जाएगी, यूनिटरी मेथड लग जाएगा। यस। तो जैसे वहां पे अपन सिमेट्री का यूज कर पाते हैं दूसरे चार्जेस को हटा के, वैसे ही यहाँ पर ये सोच पाएंगे कि आई करंट आ रहा है तो जब जाती हुई करंट नहीं कंसिडर करेंगे तो आती हुई करंट को हम 4 पार्ट में इजीली डिवाइड होता हुआ सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चारों पाथ आइडेंटिकल दिख रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो जाता हुआ करंट हटा दें, मतलब मेरे को सोचे ना, अभी अपन केवल आता हुआ करंट सोचे, ठीक है ना? जैसे कि अपन 2 चार्जेस होते हैं वैसे सोच रहे हैं, ओके, ठीक है? आता हुआ करंट सोचे तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इस आई का I/4 होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये I/4 करंट होगा, सारे करंट I/4 होंगे, तो ए बी के थ्रू भी जो करंट फ्लो हो रहा होगा I/4 होगा। अब अपन यदि सोचे कि आता हुआ करंट जो है वो इन्फिनिटी तक गया था उसको हटा दें और इन्फिनिटी से आता हुआ करंट बी से निकलता हुआ आई माने, तो ये I/4 आएंगे अब इधर जंक्शन। अब जो है इन्फिनिटी से आएंगे तो हम बी पे कलेक्ट होते हुए करंट को इक्वल बोलेंगे, तो I/4 करके वो बी से आई के रूप में निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सोचे कि जो जैसे ए पे एंटर होते हुए मान रहे थे तो ए बी में I/4 जा रहा था, वैसे ही बी से निकलता हुआ करंट आई मानेंगे तो ए बी से I/4 सेम डायरेक्शन में आएगा। ओके, और यदि वहां पे हम सुपरपोजिशन का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए बी के थ्रू करंट इन दोनों की प्रेजेंस में I/4 का सम I/2 जो है फ्लो हो रहा होगा जब करंट यहाँ से आई आ रही है और जब यहाँ से करंट आई निकल रही है। जस्ट ए बी से जो फ्लो हो रहा है वो I/2 होगा। तो बाकी अब यहाँ पर जो है मेन आइडिया क्लिक करना चाहिए कि यदि ए बी में I/2 है तो बाकी सारा सर्किट जो है वो भी I/2 करंट ही ले रहा होगा। बाकी ये 3 ब्रांचेस से जो टोटल करंट निकल रहा होगा उनका सम I/2 होगा। यहाँ से एंटर करने के बाद जब I/2 इधर गया तो इन तीनों ब्रांचेस से टोटल करंट I/2 जाएगा, मतलब पूरी ग्रिड से आधा करंट और उस एलिमेंट से आधा करंट, ए बी के थ्रू आधा करंट। ओ भाई, अब ये सोचो कि यहाँ से जो है आई करंट आया और एक रास्ते में I/2 गया और दूसरे रास्ते में भी I/2 गया, तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वही वहां होगा। ये क्लियर आइडिया है। ओ भाई, इस पूरी जो है I/2 से मैंने इसके बराबर रेजिस्टेंस बाकी पूरे सर्किट की सोच ली। तो ये यदि R है और ये पैरेलल में भी R हो गई क्योंकि सेम करंट कैरी कर रही है, तो दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, R/2 जो इसका आंसर हो जाएगा। R/2 हो गया आंसर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि केवल हमको इंजीनियस वे में सोचना है और I/2 करंट बाकी सर्किट जो करंट कैरी कर रहा था उससे इसकी रेजिस्टेंस को हमने ए बी के रेजिस्टेंस के बराबर मान लिया। सर देखा जाए तो ये तो पूरा क्वेश्चन जुबानी ही हो गया, बिल्कुल, क्योंकि ये तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, अगर ये आता होता सारा वर्किंग कुछ नहीं है। हाँ जी, वर्किंग कुछ नहीं है। ओ भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से इरडोव का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बताओ। तो आपको मैं बताऊं, ये ओलंपियाड की एक बुक आती है 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, बड़ी फेमस बुक है, ओलंपियाड वाले सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम जो उन पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स कैम्ब्रिज की आती है, उसमें भी दे रखी है। आप भी एक लिख दो ना सर इंडिया के लोगों के लिए। एक आप भी लिख दो सर, आपका तो कितना बड़ा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है।